गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैं सुमन रानी मैम, आपकी एसएस टीचर, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका चैप्टर 2 करेंगे। हम चैप्टर 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? क्योंकि जो चैप्टर फर्स्ट था वो अब आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं रहा। तो अब ये जो चैप्टर 2 है वही आपका चैप्टर 1 है। स्टार्ट करते हैं। आपको टाइटल दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र की डेफिनेशन आप 6 क्लास से ही सुनते आ रहे हैं। सबसे इजी आसान शब्दों में अगर इसको कहें तो लोगों का शासन, ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्लास वाइज आगे बढ़ते हैं, इसके साथ इसकी विशेषताएं, पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, ये सारी बातें ऐड होती जाती हैं और जो इसकी डेफिनेशन है वो व्यापक होती जाती है। उसी के बारे में हम इस लेसन में और डीपली पढ़ेंगे। जो सेकंड है लोकतंत्र क्यों, तो क्यों का इसमें इससे रिलेटेड है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहलाना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब लोकतंत्र का विस्तार क्यों होता जा रहा है। इस लेसन का पूरा पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, आप इसको डीपली रीड करेंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको इन बिटवीन क्वेश्चन जो प्योरली बेस्ड हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे, वो आपको कराने वाली हूँ, जिसको आप नोट करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में उनको राइट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र क्या है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम चलते हैं आगे। तो ये जो डार्क वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे इजी जो डेफिनेशन अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं वो है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। और इसके आंसर के लिए इसमें फर्स्ट जो डार्क वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं लाइन में, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यही इसकी डेफिनेशन भी है और इसकी पहली विशेषता भी है। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है ये यहाँ, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब लोकतंत्र अगर है तो वहाँ पे जो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने जाएं, फैसले लेने का अधिकार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। कहने का मतलब है और किसी बाहरी शक्ति का उन पर दबाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता वो है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत का समान अवसर हो। ये डार्क वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वही पॉइंट्स हैं आपके आंसर के। तो लोकतंत्र में अगर चुनाव है तो वो निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र रूप से होने चाहिए, ताकि सभी दलों के बीच में हार जीत के एक जैसे अवसर हों। ऐसा ना हो कि धांधली वगैरह से एक ही जो है दल वही चुनाव जीतता जाए। तो अगर बेशक ऐसे चुनाव होते भी हैं तो वो लोकतांत्रिक नहीं कहलाएंगे। अगर हम उसको पूरी तरह लोकतांत्रिक मानते हैं तो चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये आपकी ये विशेषताएं थी कुछ। फिर से आपको एक बार मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन जो है सेकंड ये आपका बनेगा, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, या लोकतंत्र के क्या गुण होने चाहिए या क्या गुण होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और फर्स्ट ये इसी में फर्स्ट हाफ में है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। उसके बाद फिर सेकंड जो बताया गया था आपको वो है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है आपका, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता पर
सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब बेटा इसके बीच में 2 स्टोरी आई थी, उसमें से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहूँगी। देखते हैं हम। तो ये यहाँ स्टार्ट है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। यहाँ पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, उस समय जो वहाँ का जनरल था, कमांडर इन चीफ था, उसने 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, जो वहाँ सरकार थी, लोगों ने जिसको चुना था, उसको पलट दिया। तख्ता पलट का मतलब होता है जबरदस्ती सरकार को हटा देना और सेना के बल पे खुद सत्ता हासिल कर लेना। तो जनरल मुशर्रफ ने ये किया ऐसा। उसने उस जो लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया और खुद वहाँ का मुख्य कार्यकारी बन बैठा और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने क्या किया, एक जनमत संग्रह करवाया और उसमें अपने आप को 5 साल के लिए और आगे तक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब 5 साल के लिए और बढ़ा लिया अपना कार्यकाल। पाकिस्तान की जो मीडिया थी, मानव अधिकार संगठन थे और अन्य जो लोकतंत्र की समझ रखने वाले लोग थे, पढ़े लिखे, उन सब ने ये उन पे आरोप लगाया कि सब धोखाधड़ी हुई है और इसमें बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं। लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के संविधान में ही फेरबदल कर दिया, एक बदलाव किया जिसको जाना जाता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए उसने संविधान को बदल दिया, एक बदलाव किया। उसमें क्या था ये ऑर्डर? इस ऑर्डर में क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब उसने टोटली क्या किया, पूरी जो सत्ता की पावर थी अपने हाथों में ले ली। तो यहाँ ये अपने आप को क्या कह रहे हैं कि ये चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन क्या हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो क्या था, इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ा और खुद वहाँ पे अपना सैनिक शासन कायम कर लिया। तो यहाँ पे आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो ये आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वेरी शॉर्ट में कि पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट कब किया? तो 1999 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पेज पे बन सकता है आपका वो ये है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसमें कह सकते हैं कि 22 अगस्त को 1999 की बात है, अगस्त में जनरल मुशर्रफ ने संविधान में एक बदलाव किया था जिसे लीगल फ्रेमवर्क का नाम दिया गया और इसके ज़रिए उसने क्या पावर हासिल कर ली कि राष्ट्रपति के अधीन हो जाएंगी राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियाँ, और जब चाहे इनको भंग कर सकता है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब हम इसकी दूसरी विशेषता की बात कर रहे थे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, तो इस पेज पे भी आपके कुछ इन बिटवीन क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो ये आपका आ गया राष्ट्रीय जन संसद। ये जो उनकी लैंग्वेज में जो नेम है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद करेंगे राष्ट्रीय जन संसद। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ हो गया है। फिर चीन में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो ये है 5 वर्ष के बाद। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको साथ साथ कराए जा रहे हैं। यही संसद है जो राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार रखती है। और फिर एक क्वेश्चन ये यहाँ आ गया कि चीन में कौन सी पार्टी है? तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ केवल एक ही पार्टी है बेटा। जैसे भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है ना, वहाँ सिर्फ एक दलीय व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी केवल। और कोई अगर पार्टी होती भी हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए।
लेकिन सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। मतलब पूरी पावर किसके हाथ में है? सिर्फ एक ही पार्टी के हाथ में, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं, एक दलीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। तो ये कुछ बातें हैं जिनके जरिए आपको बताया जा रहा है कि लोकतंत्र की जो वास्तविक डेफिनेशन है, जो व्यापक रूप है, वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, आप साथ साथ नोट करेंगे इनको। 1930 आएगा बेटा, यहाँ पे जीरो नहीं लगी हुई है 3 के आगे, तो वो आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 1930, ठीक है। तो 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बने बेटा कि मैक्सिको कब आज़ाद हुआ? 1930 में। और वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव कितने समय के बाद करवाए जाते हैं? 6 वर्ष के बाद। हमारे देश में कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष के बाद। अभी आपने चाइना का भी पढ़ा, उसमें भी कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद। लेकिन मैक्सिको में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं 6 वर्ष बाद। तो इसके बारे में बताया गया कि इस देश में कभी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन 2002, यहाँ से मिस प्रिंट है, थोड़ा देख लेंगे। वहाँ पे केवल एक ही पार्टी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक ही पार्टी को लगातार जीत मिलती रही है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन उनको कभी भी जीत नहीं मिलती। इसके पीछे क्या रीज़न है कि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर बार जीत हासिल करने के लिए PRI जो पार्टी है वो कुख्यात है। मतलब वो अलग अलग तरह के तरीके धोखाधड़ी करके हर बार चुनाव जीत जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई पार्टियाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लगातार एक ही पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और साथ में हमें रीज़न भी बताया गया है कि वो तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। तो क्या हम इसको लोकतंत्र मानेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे चुनाव स्वतंत्र भी नहीं है, निष्पक्ष भी नहीं है। तो ऐसे में अगर ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी कि चुनाव निष्पक्ष हैं या स्वतंत्र नहीं हैं, तो बेशक वहाँ पे पार्टियां ज़्यादा भी क्यों ना हो, उसको हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते, लोकतंत्र नहीं कह सकते। इसमें कुछ तरीके बता रखे हैं कि किस तरह PRI लोगों को अपनी तरफ वोट करने के लिए मजबूर करती है, वो आप पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वो ये है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, इसका क्या मतलब है? हम 8th में भी पढ़ते आए हैं, 7th में भी आपके ये आया था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? सभी को वोट डालने का अधिकार। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आपका क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, अभी एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल का क्या अर्थ है? आंसर देखेंगे हम। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट डालने का मतलब वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ये मतलब है इसका। किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए, ये ना देखते हुए कि इसका धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग या फिर अमीर गरीब या उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये सब अलग रखते हुए हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और एक समान मूल्य उसका होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर है तो उसके वोट की ज़्यादा कीमत है, गरीब है तो कम। ये जो चीज़ होती है उसी का मतलब उसी को ये वेरीफाई करता है इस चीज़ को कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। अगर हम अपने आप को लोकतंत्र कह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश मानते हैं, तो ये कंडीशन मस्ट है। अगर हम ये पूरी कर रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में लोकतंत्र है। अब इसी पेज पे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं, वो देख लेते हैं। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा वो बोर्ड में।
ये आया हुआ था कि किस देश की औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सऊदी अरब। फिर आगे हैं, एस्टोनिया में या नागरिकों के लिए कुछ नियम इस तरह के बनाए गए हैं कि जो रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते, या फिर उनको वोटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं आपको जिनके जरिए आप ये समझने की कोशिश करोगे कि अपने आप को जो देश लोकतंत्र मानते हैं वहाँ पे भी किस तरह से लोगों को वो समान अधिकार नहीं है जो उनको मिलने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन जो आते रहते हैं बार बार पेपर में, आप इसको ज़रूर नोट करेंगे, क्वेश्चन भी और आंसर भी। ये फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो मूल वासियों के वोट का महत्व है वो भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। मतलब वहाँ के जो नागरिक हैं वो जो वोट करते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू रखता है बजाय कि भारतीय मूल के जो लोग वहाँ जाकर बसे हैं उनके वोट के में। ये नोट करते जाएंगे आप। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये क्वेश्चन राइट करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे।